आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनुसंधान या रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च क्या है? जैसे री प्लस सर्च मतलब बार बार खोजना। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं, कि हो सकता है इससे पहले एक या दो डायमेंशन से डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, और ऐसे फाइंडिंग्स निकालते हैं जो कि अब तक नहीं निकाले गए हैं, जिनको के बारे में अभी तक अज्ञात थे, या पहले से कोई डिस्कवरी है जिसको कि हम डिफरेंट और किसी और चीज़ में उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो एक एक इन्वेंशन बना रहे हैं, तो वो हमारा रिसर्च कहलाता है। यानी ज्ञान के, नॉलेज के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस जो है वो। अब रिसर्च के उद्देश्य के बारे में आते हैं। मूलतः इसके जो उद्देश्य हैं वो छह हैं। मतलब हम जो इसका जो अनुसंधान करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो हम नॉलेज का जो है वो विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज करना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ज्ञान अधूरा पड़ा हुआ है, जो ज्ञान हमें ऐसा लगता है कि अभी इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ और नया लाया जा सकता है, तो वहाँ हम जो है वो अनुसंधान करते हैं। अब जब ज्ञान का विकास करते हैं, यानी एक तो वो होता है कि एक तरीके से पूरा नया ज्ञान हम नया मतलब नया ज्ञान को हम डेवलप करते हैं, जन्म देता एक नया ज्ञान जन्म लेता है। और दूसरा ये होता है कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है, जो पूर्व ज्ञान होता है, उसमें हम चेंज कर दें, तो वो हमारा जो है वो ज्ञान का जो मतलब जो जो हम परिवर्तन कर दें, वो हमारा ज्ञान का विकास। तो एक उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम अनुसंधान में ज्ञान का विकास। मालूम है, इसी अनुसंधान, इसी की वजह से, इसी उद्देश्य की वजह से हमारे डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, हमारी क्लासिकल थ्योरी है। मतलब एक जो था वो हमें पूरा नहीं लगा, एक से हम संतुष्ट नहीं हुए, तो हमने एक नया ज्ञान जो है वो उसको सिद्ध किया, उस पर अनुसंधान किया, है ना। तो ये ज्ञान का विकास अनुसंधान का एक उद्देश्य है। दूसरा, समस्याओं का समाधान। आप सुनते हो ना कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब हमारे पास समस्याएं उत्पन्न हुई, तब हमें उनके समाधान खोजने की जरूरत महसूस हुई। तब हमने उस पर रिसर्च की, है ना। तो एक हमारा उद्देश्य ये भी हुआ कि जब हमें समस्या के साथ तो नहीं रह सकते ना, उसका कोई ना कोई समाधान तो खोजेंगे। तब हमें जो है वो इसकी ज़रूरत हुई। अब जैसे एक क्लास में तीन तरीके के बच्चे हैं, तो लोअर आईक्यू और हायर आईक्यू, इन इन बच्चों को एक साथ बैठा के कैसे किया जाए, अनुसंधान ही तो है जिसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन है उसमें इंक्लूसिवनेस आई है ना। देन इसके बाद इस हमारा सेकंड जो थर्ड है वो है जो हमारा अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, उनके उनके आंसर को खोजना। इसलिए भी हम रिसर्च की तरफ मुड़े, क्योंकि जो हमारे इन्वेंशंस हुए थे, है ना। देखो, एक तो हो गई डिस्कवरी, और डिस्कवरी के आधार उस पर जब हम उसको कहीं अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा है इन्वेंशन, है ना। तो हम कैसे, या कोई हमारा अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जिसका कि हम जवाब हमारे पास नहीं है, तो उसका जवाब खोजना, ये भी एक अनुसंधान का उद्देश्य था कि हम किस तरीके से ऐसे आंसर्स को खोजें जिनका कि आज तक जब कोई आंसर नहीं मिला है। जैसे जीवन मूल्य कैसे विकसित होते हैं, है ना। समाज में परिवर्तन कैसे होता है, कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ब्यूटी की क्या, ह्यूमन ब्यूटी की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है ना। बुद्धि क्या है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका, और अभी भी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अभी तक आंसर नहीं मिले हैं। तो एक उद्देश्य हमारा ये भी है। देन इसके बाद रिलेशन, है ना। डिस्कवर ऑफ द रिलेशन, यानी संबंधों की खोज। यानी
संबंधों की खोज को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर का प्रभाव किस प्रकार, अगर मान लीजिए एजुकेशन में हम करते हैं संबंधों के बीच, जैसे जो बच्चे का अचीवमेंट है परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में उसका क्या प्रभाव है, या उसकी बुद्धि है तो उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है उसके बीच में क्या संबंध है। तो जब हम इस तरीके के संबंधों की बात करते हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं, इनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तब भी हम अनुसंधान की ओर मुड़ते हैं। अनुसंधान जो है वो तथ्यों की भी खोज करता है भाई। क्यों है, कोई कैसा है, क्यों है, क्या है, इसके बारे में भी, है ना। आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है किसी की, या कोई परिस्थिति, कोई कॉलेज लगातार डेवलप करता जा रहा है, या उसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं तो वो क्यों है, उसके एजुकेशनल रिकॉर्ड अचीवमेंट्स उसके बच्चों के बहुत अच्छे हैं तो वो क्यों है। ये सारे तथ्यों की खोज करना, इस वजह से भी हम अनुसंधान करते हैं। फिर परंपराओं की जांच एवं वर्तमान में सुधार, ये हिस्टोरिकल रिसर्च से संबंधित होता है। जैसे जो हमारी परंपराएं चली जा आ रही हैं, अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप देखते हो ना, समय अनुसार जो हमारे समय में था या जो पिछले आपके पेरेंट्स के समय में था, उससे और आज की परिस्थितियों में बहुत सुधार हो गया है। तो धीरे धीरे ही तो हुआ है, अनुसंधान करने के बाद, रिसर्च करने के बाद। तो इन परंपराओं की जांच करना और उसके आधार पर जो रिसर्च निकालना, उसके आधार पर जो कंक्लूजन निकालना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ताकि वर्तमान हमारा सुधर जाए, ये भी हमारे रिसर्च का एक उद्देश्य होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है ऑब्जेक्टिविटी का, यानी एक तो होता है सब्जेक्टिविटी और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी कहते हैं जब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट उसमें शामिल हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर रिसर्च में आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट को डालोगे तो वो रिसर्च नहीं रह जाएगी, क्योंकि रिसर्च का मतलब ये है कि आप ट्रू फैक्ट डाल रहे हो, आप ऑनेस्टली उसमें वर्क कर रहे हो, जो निकल रहा है वो जनरलाइज है, एक बहुत बड़े पार्ट में वो एप्लीकेबल हो सकता है, तभी वो ट्रू रिसर्च है ना। तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, या बिना किसी अपने पसंद नापसंद या अपने पर्सनल बायसनेस, या जो भी आप सोचते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उसमें जो बायसनेस आ जाती है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल प्योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपकी रिसर्च होनी चाहिए। देन उसके बाद रिलायबिलिटी आती है। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। इसका मतलब ये है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो भी उसी तरीके का उसकी फाइंडिंग्स आए, और उसी सेम तथ्यों पर आधारित अगर कोई दूसरा कर रहा है तो भी उसकी रिसर्च या आपकी जो तथ्य दिए गए उस पर उसको आधार बनाकर जब कर रहा है तो फाइंडिंग्स वही आए। तो वो जो रिसर्च है वो रिलायबल मानी जाती है। तीसरी बात वैलिड होनी चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि अगर हमने यानी जिन तथ्यों को आधार बनाकर रिसर्च किया है, केवल और केवल अगर उन तथ्यों का रिसर्च की वो जांच कर रहा है या रिसर्च कर रहा है उन पर, तब तो वो रिसर्च उस पर्टिकुलर फैक्टर्स के लिए या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है, उसके लिए वैलिड है। रिसर्च हम किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा कुछ और निकल रहा है, तो वो और हमारा जो है वो रिसर्च वैलिड नहीं होती। तो ये तीन है, वैसे तो बहुत सारी भी एक्यूरेसी आती है, और जनरलाइजेशन आता है, क्रेडिबिलिटी आती है, लेकिन ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। सो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब कि हर चीज़ हमारी रिसर्च में, हर चीज़ हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब हमारा रिसर्च प्रोसीजर है, हमारे टूल्स हैं, हमारा जो मेथड है ना, उसमें हर चीज़ में एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी बहुत कुछ अगर देखा जाए तो रिसर्च की वैलिडिटी के बहुत करीब होता है एक्यूरेसी। मतलब जब तक हम हर चीज़ एक्यूरेट नहीं लेंगे तब तक हमारी रिसर्च में ना तो क्वालिटी आएगी
और ना ही हमारी जो रिसर्च है वो सही मायनों में रिसर्च होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक्यूरेसी नहीं है, मतलब अब हमें हर चीज़ में केवल ये नहीं है कि हमें केवल उसका जो टॉपिक है उसमें देख लिया या प्रोसीजर है उसमें देख लिया, हमें टूल्स में भी 100, मतलब हमें वो बेस्ट चीज़ चुननी है जो हमारी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक्यूरेट है। इसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होता है कि यानी उसको आपकी जो रिसर्च है उसको कितना बिलीवेबल माना जाए, है ना, कितना विश्वसनीय है वो। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो अगर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, आपने पता चला आपने जो लिखा है कि हमने टूल्स इस तरीके से टूल्स ये लिया है, या हमने सैम्पलिंग इस तरीके से बनाया, या हमारा सैम्पलिंग जो है वो सैंपल जो है वो पूरी तरह से पॉपुलेशन को कर रहा है, और सच में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो रिजल्ट से पता चल जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारी मतलब विश्वसनीयता एक तरीके से देखा जाए, या आपकी जो क्वालिटी है वो देखा जाए, वो मायने नहीं रखती। मतलब बहुत कुछ देखा जाए तो साइटेशन से रिलेटेड होता है, यानी आपको जो दूसरे लोग हैं वो कितना महत्व दे रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंट है, समय के अनुसार है, या क्या वो प्रेजेंट्स जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई समस्या है या कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है, क्या सचमुच उसका जवाब दे पा रही है, रीजनेबल है वो। इसके बाद आता है हमारा जर्नलाइजेबिलिटी। जर्नलाइज एबिलिटी को कहते हैं हम कि जब आपने रिजल्ट्स निकाला तो एक बहुत बड़े भूभाग पर वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पता चला आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए निकाला और केवल उसी कॉलेज के लिए वो अप्लाई हो रहा है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारी रिसर्च है उसका जनरलाइजेशन हो, मतलब सभी के लिए, ऑलमोस्ट सभी के लिए वो एप्लीकेबल हो जाए। सो एम्पिरिकल भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, जिसका मतलब होता है रियल लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए। ऑब्जर्व या अगर कोई मतलब दो पर्सन एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई और पर्सन एक्टिविटी कर रहा है, और जो रिसर्चर है वो तो रिसर्चर उसको ऑब्जर्व कर सकता है ना, ऑब्जर्वर पर बेस्ड होना चाहिए, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना चाहिए। तब हमारी जो रिसर्च है उसकी एक क्वालिटी होती है एम्पिरिकल। देखो अब क्या है कि कंट्रोल्ड फैक्टर्स, यानी जब हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं रिसर्च पर, तो सपोज हम लैब में कर रहे हैं तब तो हम फिर भी जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं थोड़े बहुत। लेकिन जो रियल लाइफ में जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या रियल लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे इंटरविनिंग फैक्टर्स होते हैं। हमारे दो फैक्टर्स या ऐसे फैक्टर्स वेरिएबल्स तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन रिसर्च की एक क्वालिटी होती है कि हमें उन फैक्टर्स को कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे रिसर्च के फाइंडिंग्स में असर डाल सकते हैं, है ना। तो रिसर्च की एक विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें कंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं। लॉजिक लगे हुए होने चाहिए। बिना तर्कों को आधार बनाए कोई भी रिसर्च नहीं बन पाती। तो हमारी जो रिसर्च है वो लॉजिकल होनी चाहिए। अब आपकी रिसर्च रेप्लिकेबल होनी चाहिए। रेप्लिकेबल का मतलब ये है अनुकरणीय योग्य होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो तुमने कोई फाइंडिंग्स निकाली, तो अगर कोई दूसरा सेम सिचुएशन में वो फाइंडिंग्स निकालने की तुम्हारी उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, तो वही चीज़ वही फाइंडिंग्स आ रही है या नहीं, अगर वो नहीं, तो रिसर्च की एक विशेषता ये भी होती है कि जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए। बात करेंगे पैराडिज्म पर। पैराडिज्म क्या होता है कि यानी हम किस तरह से किसी चीज़ को सोचते हैं, और चूंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पैराडिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसको सिस्टमैटिकली किस तरीके से अरेंज करेंगे और उसको क्रियान्वित, मतलब क्रियान्वित करने का पहले जो कुछ भी हम करेंगे उसके दौरान उसके रिसर्च के लिए, वो हमारा रिसर्च पैराडिज्म कहलाता है। अब रिसर्च पैराडिज्म दो तरीके का है। एक तो है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, आई मीन पैराडिज्म, और दूसरा है इंटरप्रेटिव पैराडिज्म, या आप समझ लीजिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म। चलिए अब इसकी
पैराडिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके का है ये, पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म। देखो, पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म जो है वो 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच फिलोसफर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अगस्त कॉम्टे ने, है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो पोस्ट पॉजिटिव यानी जो कुछ रिसर्चेज हैं वो सेंसस पर आधारित होती हैं। अब सेंसस का आधारित पर का मतलब ये है, मतलब ऑब्जर्वेशन पर अगर बेस्ड है तो वो सेंसस पर आधारित होती हैं। अब सेंसस पर आधारित है तो इसका मतलब उन पर विश्वास किया जा सकता है। क्यों विश्वास किया जाएगा? क्योंकि उनमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, यानी डाटा कलेक्शन भी होता होगा और उस डाटा का एनालाइज भी होता होगा, है ना। तो ये इस बात को मानते हैं, क्वांटिटेटिव इसकी जो वो है रिसर्च, वो क्वांटिटेटिव टाइप की होती है। और जो सैम्पलिंग है वो इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ये हमेशा इसमें याद रखा जाएगा कि जब भी क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात आएगी तो उसमें जो सैम्पलिंग होगी वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, है ना। तो यानी इसमें जब डाटा एनालिसिस होती है तो डाटा एनालिसिस के बाद रिसर्च की फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं। तो इस अप्रोच के आधार पे हम ये कहते हैं कि जो सच है, जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट्स है, वो वही है जो हमारी ऑब्जर्वेशन पर आया है ना। तो जो हमारे ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है वो इस चीज़ को नकारती है। वो ये कहती है कि जो हम तथ्यों पर आधारित, ये जो हम ऑब्जर्वेशन करके करते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन में ही कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं। जैसे हम बाइयसनेस की, हम कहते हैं कि हमने बिल्कुल बाइयस्ड होकर किया है, बट उसमें तो बाइयस्ड की मगर हम उसमें तो बाइयस्ड की पूरी पूरी संभावना है। जब चाहे वो रिसर्चर की बाइयसनेस हो, उसका पक्षतापूर्ण व्यवहार हो, चाहे वो जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हो तब उसमें बाइयसनेस आ जाए, फाइंडिंग्स निकाल रहे हो तब बाइयसनेस आ जाए, यानी बाइयसनेस की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये पूरी तरीके से जो फाइंडिंग्स आई हैं ये रियलिटी पर बेस्ड है ना। तो इसलिए इसमें जो रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव टाइप की होती है, मतलब क्वालिटी में सुधार तो हुआ है, मॉडिफिकेशन तो हुआ है, लेकिन हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सत्य पर आधारित है ना। तो अब इसमें क्या था, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च है इसमें दो तरीके के पैराडिज्म है। एक तो है आपका इंटरप्रेटिव पैराडिज्म और दूसरा है वर्स्टिन पैराडिज्म। इंटरप्रेटिव पैराडिज्म जो है वो ये इस बात को मानता है कि वो जो रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस के आधार पे गेन किया जा सकता है ना। और जो वर्सिटन और ये जो आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म है, ये जनरली एग्जाम्स नेट या उसमें पूछी जाती है, हायर कंपटीशन के उसमें एग्जाम्स में। तो इंटरप्रेटिव पैराडिज्म तो ये हो गया कि रियलिटी पर बेस्ड है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। लेकिन जो वर्सिटन पैराडिज्म है वो ये कहता है कि जो हमारे यानी मैक्स वेबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसने ये बोला था कि हम तब तक उस रियलिटी पर, उस सच पर नहीं पहुंच के करीब नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम उन परिस्थितियों में स्वयं को रख के ना देखें, यानी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है ना। जनरली जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती हैं वो जनरली इस उसमें जो है इस तरीके के पैराडिज्म का यूज़ किया जाता है। तो ये दो तरीके की पैराडिज्म हो गई। अब इसके बाद आते हैं तो अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे, जो कि हमारे तीन उस पर आधारित होता है। एक तो रिजल्ट्स पर आधारित होता है, एक पर्पस पर आधारित होता है और एक प्रोसेस पर आधारित होता है। जब रिजल्ट्स पर आधारित हम रिसर्च की बात करते हैं कि रिसर्च कितने प्रकार का होता है, तो वो दो तरीके का होता है। एक तो प्योर, या आप उसको कह लीजिए बेसिक रिसर्च, या कह लीजिए फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा तरीके का होता है बिहेवियरल रिसर्च, जिसको कि हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। उसके बाद जो हमारी रिसर्च जो दूसरा तरीका होता है वह अप्लाइड रिसर्च। बिहेवियरल रिसर्च में अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च।
इसके बाद अगर हम पर्पस की बात करें तो ये दो तरीके का होता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। और अगर हम अब प्रोसेस की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम अगले वीडियो में इसका ज़िक्र करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।